गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी सॉल्यूशन पॉइंट में आपका स्वागत है। ये यूट्यूब चैनल कहने का ही आपका नहीं है, बल्कि वास्तव में आपका ही है। आपका कर्तव्य है कि इस यूट्यूब चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और सब्सक्राइब करें, और मेरा कर्तव्य ये है कि मैं आपको अच्छे से अच्छा पढ़ाऊँ और पूरा कोर्स आपको पढ़ाऊँ, और मेरे अलावा भी आपको मैथ, रीजनिंग, जीके की बाकी क्लासें भी उपलब्ध कराऊँ। राजस्थान पुलिस पटवार ग्राम सेवक के लिए विशेष रूप से अपन इसको चलाने वाले हैं। अभी रीट के लिए केवल भूगोल पढ़ रहे हैं, इसके बाद मैं आपको बहुत बड़े एक्सपर्ट से इंग्लिश, हिंदी और साइकोलॉजी भी पढ़ाने वाला हूं। तो आप इस चैनल से लगातार जुड़े रहिए, लगातार शेयर करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए। जितने शेयर सब्सक्राइबर होते जाएंगे, मेरा हौसला और मेरी टीम का हौसला बढ़ता जाएगा, और हम आपके लिए अच्छी अच्छी चीजें लाते रहेंगे। और इसी कड़ी में आज के इस वीडियो में हम भारत की जलवायु को पढ़ेंगे। हमारा आज का टॉपिक जो है वो भारत की जलवायु है। भारत की जलवायु पार्ट 1 पहला वीडियो है। जलवायु के 2 वीडियो आएंगे। अगले वीडियो में हम आगे की बात करेंगे। पहले वीडियो में हम भारत की जलवायु की स्टार्टिंग से बात करेंगे। इससे पहले के वीडियो में मैंने आपको भारतीय मानसून के बारे में विस्तार से समझाया है। जिस बच्चे ने नहीं देखा है वो प्लेलिस्ट में जाके पहले का वीडियो जरूर देखे, क्योंकि पहले का वीडियो देखे बिना आगे के समझ में आने थोड़े मुश्किल होते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है भारत की जलवायु। जलवायु क्या होती है, मौसम क्या होता है, ये बात मैं पहले की वीडियो में बता चुका हूं। जलवायु का मतलब होता है तापमान, वर्षा, पवने, आर्द्रता, बादल आदि के दीर्घकालिक योग को जलवायु कहते हैं। और हमने कहा था कि भारत की जलवायु उष्ण मानसूनी है। कैसी है? उष्ण मानसूनी है। सही में देखें तो भारत की जलवायु का अध्ययन करना एक बहुत कठिन विषय है, क्योंकि भारत एक विशाल देश होने के साथ साथ भारत की स्थिति, अक्षांशीय विस्तार ऐसा है कि भारत के बीचों बीच से कर्क रेखा गुजरती है। तो भारत का आधा भाग उष्ण कटिबंध में और आधा भाग शीतोष्ण कटिबंध में स्थित है, जिसके कारण भारत में जलवायु की विभिन्नताएं पाई जाती हैं। और इन्हीं विभिन्नताओं के कारण आपको पता है ब्लेन फोर्ड हमारे एक विद्वान हुए हैं। ब्लेन फोर्ड विदेशी विद्वान है ये ब्लेन फोर्ड। और ब्लेन फोर्ड ने तो यहां तक कह दिया, क्या कहा कि विश्व में जलवायु की इतनी विषमता नहीं है। विषमता का मतलब अनेक प्रकार की जलवायु, इतनी विषमता नहीं है जितनी अकेले भारत में। तो ये बात आपको याद रखनी है। ये कोटेशन है और ये इंपॉर्टेंट की पावर 1000 है। रीट फर्स्ट ग्रेड में बहुत बार पूछा गया है कि विश्व में जलवायु की इतनी विषमता नहीं जितनी अकेले भारत में। ये बात किसने कही? तो ये आपकी किसने की? ये बात कही ब्लेन फोर्ड ने। इसके बाद एक मॉर्सडेन नाम के विद्वान आए। मॉर्सडेन, ये भी विदेशी विद्वान है। मॉर्सडेन ने ब्लेन फोर्ड का समर्थन करते हुए सीधा कहा कि विश्व की समस्त प्रकार की जलवायु भारत में पाई जाती है। विश्व की समस्त प्रकार की जलवायु भारत में पाई जाती है। भारत में पाई जाती हैं। ये बिल्कुल सही बात है। विश्व के सबसे बड़े देश की बात करें रूस में, तो रूस से भी ज्यादा प्रकार की जलवायु भारत में पाई जाती है। ऐसा माना जाता है कि विश्व में जितने भी प्रकार की जलवायु, वो सारी की सारी जलवायु भारत में पाई जाती है। वो सभी प्रकार भारत में पाए जाते हैं। ग्रीष्म काल में वर्षा होना, शीतकाल में वर्षा होना, आपके गर्मी की बात, आपके सर्दी की बात, हिमपात की बात। तो आप देखोगे दक्षिणी भारत में गर्मी ज्यादा पड़ती है, मध्य भारत में गर्मी सर्दी दोनों पड़ती हैं, हिमालय में बर्फबारी होती है। तो विश्व में विषुवत रेखा से लेकर ध्रुवों तक जितने प्रकार की जलवायु होती है वो सभी प्रकार की भारत में पाई जाती है। मैंने कहा कि भारत में रूस से भी ज्यादा प्रकार की जलवायु पाई जाती है, और ये बात सत्य है। इसी बात का समर्थन करते हुए ब्लेन फोर्ड, आप याद रखेंगे ब्लेन फोर्ड जो था उसने कहा कि विश्व में जितनी विषमता नहीं है, विषमता वाली बात ब्लेन फोर्ड ने कही। और मॉर्सडेन ने कही कि विश्व की समस्त प्रकार की जलवायु भारत में पाई जाती है। इन दोनों कोटेशन को आप याद करोगे
इन बातों से एक पता चलता है कि विदेशी विद्वानों ने यह माना है कि भारत में विश्व की समस्त प्रकार की जलवायु पाई जाती है। यही बात यहां है। इसके बाद मैं अगली बात पे चलता हूं। तो हमारे एक विद्वान में हैं डॉक्टर स्टाम्प ने तो ये कह दिया भारत की जलवायु के संबंध में कि भारत उष्ण कटिबंध में स्थित है। भारत उष्ण कटिबंध में, जबकि वास्तव में भारत का आधा भाग उष्ण कटिबंध में है और आधा शीतोष्ण कटिबंध में। लेकिन इन्होंने कहा कि हम भारत को सदैव उष्ण कटिबंध में मानते हैं और ये बात सही भी है, सही है। तो ये बात तीसरी बात होगी, तीसरी कोटेशन होगी। आपसे पूछा जाए कि यह किसने कहा कि भारत उष्ण कटिबंध में है और यह सही है, तो यह स्टाम्प ने कहा, स्टाम्प ने। और विश्व की समस्त प्रकार की जलवायु भारत में पाई जाती है, किसने कहा? मॉर्सडेन ने कहा। और ब्लेनफोर्ड ने क्या कहा कि विश्व में जलवायु की इतनी विषमता नहीं है जितनी अकेले कहां है? भारत में है। यह बात किसने कही? तो यह बात ब्लेनफोर्ड ने कही। इसके बाद मैं आपको अगली बात बताता हूं। किसी भी स्थान की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक सबसे महत्वपूर्ण होते हैं। किसी भी स्थान की जलवायु में विभिन्नता वहां के कारक बनाते हैं। तो भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक, सबसे पहला जो कारक है भी किसी भी स्थान की जलवायु को प्रभावित करने वाला पहला जो कारक होता है वो क्या होता है? पहला कारक होता है अक्षांश। किसी भी स्थान की जलवायु को पहले नंबर पे अक्षांश प्रभावित करेगा। अक्षांश का मतलब क्या होता है आप समझे। जैसे ये आपकी पृथ्वी है, 0 डिग्री से 90 डिग्री उत्तर के मध्य ये पृथ्वी है, 90 डिग्री नीचे दक्षिण तक ये पृथ्वी है। अब कोई स्थान कहां है उसी के आधार पे तो उसकी जलवायु होगी। जैसे आप मुझे एक बात हो, ये एक स्थान है A, ये एक स्थान है B और ये एक स्थान है C। क्या इन तीनों की जलवायु एक जैसी है? क्या इन तीनों की जलवायु एक जैसी है? नहीं। क्यों? क्योंकि A जो स्थान है वहां सूर्य वर्ष भर सीधा चमकेगा और वो उष्ण कटिबंध में स्थित है, यहां केवल गर्मी पड़ेगी, सर्दी कभी भी नहीं होगी। B स्थान जो है वो लगभग 60 डिग्री पे है, तो 60 डिग्री पे जब सूर्य उत्तरायण होगा तो यहां गर्मी होगी और जब सूर्य दक्षिणायन होगा तो यहां सर्दी होगी। इस प्रकार B जो स्थान है वहां गर्मी व सर्दी दोनों मिलेंगी। और C स्थान जो वो ध्रुव पे है तो यहाँ वर्ष भर बर्फ जमी रहेगी और ये जो स्थान है यहाँ शीत जलवायु मिलेगी। तो किसी भी स्थान की जलवायु को प्रभावित करने वाला पहला जो कारक होता है वो अक्षांश होता है। और आपको पता है हमारा भारत जो है वो 23.5 डिग्री उत्तर के ऊपर स्थित है, यानी कि भारत से 23.5 डिग्री बीचों बीच से गुजरता है और 23.5 डिग्री से विषुवत रेखा के मध्य का जो भाग होता है वो उष्ण कटिबंध होता है और 23.5 से 66.5 के बीच का भाग जो होता है वो शीतोष्ण कटिबंध होता है और 66.5 से ध्रुवों के बीच जो होता है वो शीत कटिबंध होता है। तो हम यहां देखें तो भारत के दक्षिणी भारत में उष्ण जलवायु होती है और उत्तरी भारत में शीतोष्ण जलवायु होती है, यानी भारत का आधा भाग उष्ण कटिबंध में और आधा भाग शीतोष्ण कटिबंध में। लेकिन अभी मैंने आपको बताया था डॉक्टर स्टाम्प ने यह कहा कि भारत एक उष्ण कटिबंधीय जलवायु वाला देश है और वो सही भी है। तो वो क्यों सही है उसकी भी मैं आपको बात बताऊंगा। क्योंकि भारत के उत्तर में हिमालय पर्वत है, भारत के उत्तर में ये भारत है और इस भारत के उत्तर में यह हिमालय पर्वत है। ये हिमालय पर्वत हमें ध्रुवों से आने वाली ठंडी पवनों को बचाता है और इसलिए भारत में शीत ऋतु ज्यादा प्रभावी नहीं होती और इसी हिमालय के कारण भारत की जलवायु उष्ण कटिबंधीय बन जाती है। तो ये बात है अक्षांशीय दृष्टि से। यदि कोई अक्षांशीय दृष्टि से बात करे तो भारत का आधा भाग उष्ण कटिबंध में नीचे वाला, कर्क रेखा के नीचे वाला, और कर्क रेखा के ऊपर वाला भाग जो वो शीतोष्ण कटिबंध में। लेकिन सीधा आपसे पूछा जाए भारत की जलवायु कैसी है तो उष्ण जलवायु, क्योंकि अक्षांश के साथ साथ हिमालय ने इस जलवायु को क्या बनाया? उष्ण बनाया। तो किसी भी स्थान की जलवायु को प्रभावित करने वाला पहला कारक जो होता है वो क्या होता है? अक्षांश। आपको पता भी है कि भारत है कहां, तो आप भारत को देखो तो भारत 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट के बीच है। यहां हमारा भारत है, आप देखोगी तो ऐसे हमारा भारत फैला हुआ है ऐसे,
और इसीलिए भारत की, ये भारत है, और यहां बीचों बीच से 23.5 डिग्री अक्षांश गुजरता है, यानी कर्क रेखा गुजरती है। तो इसके नीचे वाले भाग की जलवायु उष्ण कटिबंधीय है और इस वाले भाग की जलवायु शीतोष्ण कटिबंधीय है। तो भारत का आधा भाग उष्ण कटिबंध में है और आधा भाग शीतोष्ण कटिबंध में। एकदम सही बात है ये। अब मैं आपको अगली बात बताता हूं। जैसे ये पृथ्वी है, ये 0 डिग्री है, ये 90 डिग्री, ये तो हो गए आपके अक्षांश, ये तो हो गए आपके अक्षांश। अब आप ये 0 डिग्री देशांतर, देशांतर जानते होंगे, उत्तर से दक्षिण जो रेखाएं खींची जाती हैं वो देशांतर होती हैं। अब देखो आपको एक बात बताता हूं, एक स्थान है यहां पे कै स्थान, एक स्थान आपका है यहां ख स्थान और एक स्थान यहां पे है गै स्थान। क्या इन तीनों स्थानों की जलवायु अलग अलग होगी? क्या इन तीनों स्थानों की जलवायु अलग अलग होगी? नहीं, एक जैसी, क्योंकि तीनों ही विषुवत रेखा पे स्थित है और तीनों में ही सूर्य क्या चमकेगा? सीधा। और तीनों की जलवायु उष्ण कटिबंधीय होगी, वर्ष भर तापमान उच्च रहेगा, कभी शीत ऋतु नहीं आएगी, एक ही ऋतु रहेगी और उस ऋतु का नाम होगा क्या? ग्रीष्म ऋतु। क्या नाम होगा? ग्रीष्म ऋतु। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो आप समझें, किसी भी स्थान की जलवायु को केवल अक्षांश प्रभावित करते हैं, देशांतर प्रभावित नहीं करते हैं। किसी भी स्थान की जलवायु को अक्षांश प्रभावित करते हैं, देशांतर प्रभावित नहीं करते हैं। एक बार पुनः समझें, आप लोग क्या करते हो? अक्षांश एवं देशांतर दोनों एक साथ देख लेते हो, जो कि गलत है। केवल जलवायु को प्रभावित करने वाला कारक क्या होता है? अक्षांश। चाहे तो भारत, मान लो यहां भारत यहां स्थित है, यही भारत यदि यहां स्थित होता, देशांतरीय दृष्टि से 68 डिग्री से भारत 97 डिग्री के बीच है, यदि ये इधर होता, इसी क्षेत्र में होता, तो जलवायु एक जैसी होती। आप समझते हो, अमेरिका भारत की तरह अक्षांशीय दृष्टि में ही, उसी अक्षांशीय दृष्टि में स्थित है, अमेरिका से भी कर्क रेखा गुजरती है, तो अमेरिका की जलवायु भी भारत जैसी है, यूएसए की, परंतु वहां रॉकी पर्वत जो है वो उत्तर से दक्षिण है, तब वहां जलवायु में विभिन्नता उत्पन्न हो जाती है, क्योंकि जलवायु को प्रभावित करने वाला एक ही कारक नहीं है, बहुत। तो अक्षांश जो होता है वो किसी स्थान की जलवायु को प्रभावित करता है और देशांतर प्रभावित नहीं करता है। ये बात आप ध्यान रखें। इसके बाद मैं दूसरी बात शुरू करता हूं। अक्षांश के बाद भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारकों में अक्षांश के बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट है 2 नंबर पे, वो कौन है? हिमालय। हिमालय। अब आप हिमालय की वैसे देखिए तो पूरे भारत की जलवायु ही हिमालय और हिंद महासागर से निर्धारित होती है। यदि भारत के उत्तर में हिमालय नहीं होता और दक्षिण में हिंद महासागर नहीं होता तो भारत की जलवायु ही मानसूनी नहीं होती। जो अब है ये पूर्णतया भिन्न होती। तो भारत की जलवायु को मानसूनी बनाने में हिमालय का बड़ा योगदान है। आप एक बार पुनः देखें, ये हमारा भारत है और इस भारत को हम देखें तो भारत के उत्तर में हिमालय पर्वत स्थित है, उसी की मैं बात बताने वाला हूं। भारत के उत्तर में हिमालय पर्वत स्थित है। एक बार जैसा भी बने वैसे सही हम समझ लेंगे, क्योंकि हमारा उद्देश्य से मानचित्र बनाने की बजाय समझना है। यहां भारत के उत्तर में पर्वत है हिमालय। ये हिमालय करता क्या है वो भी समझे आप। मुख्य काम, जब हमारे दक्षिणी पश्चिमी मानसून पवन आती हैं तो उन मानसून पवनों को हिमालय चाइना में जाने से रोकता है और भारत में वर्षा करवाता है। यदि भारत में हिमालय पर्वत नहीं होता तो भारत में मानसूनी पवन वर्षा नहीं करती, तो भारत में मानसूनी पवन वर्षा नहीं करती। एकदम राइट बात है ये। अब आप दूसरी बात समझे। ये तो बात हो गई ग्रीष्म ऋतु की। गर्मी में हिमालय क्या करता है? मानसून पवनों को रोक के भारत में वर्षा करवाता है। एकदम सही बात है। अब बात देखो शीतकाल में। शीतकाल में ध्रुवों से ठंडी पवन आती हैं। शीतकाल में ध्रुवों से ठंडी पवन आती हैं। अभी मैंने बताया आपको कि मामला क्या है। भारत और लगभग यूएसए अक्षांशों की दृष्टि से एक ही है। यहां मैं आपको थोड़ा सा यूएसए का बता देता हूं ताकि आपका कंपैरिजन हो जाए। जैसे ये उत्तरी अमेरिका महाद्वीप है, उत्तरी अमेरिका, और यहां आपका एक देश है मैक्सिको, ये देश है यूएसए और ये देश है कनाडा। तो यूएसए जो है वो लगभग भारत के ही अक्षांश पे स्थित है। यहां क्या है? यहां
की पर्वत जो है वो ऐसे फैला हुआ है, कहां से? उत्तर से दक्षिण। और इसीलिए शीत काल में यूएसए में ध्रुवों से आने वाली ठंडी पवन आती हैं और भयंकर बर्फबारी करती हैं। आपने पढ़ा भी होगा कि प्रेरी का मैदान शीतकाल में बर्फ से ढक जाता है, और जब चिनुक पवन आती हैं तो वो बर्फ को पिघला देती हैं, जिससे प्रेरी का मैदान हरा भरा हो जाता है। तो ये क्यों बर्फ गिरती है यहाँ? क्योंकि यहाँ उत्तर में पर्वत नहीं है। भारत में भी यही पवनें आ रही हैं, ध्रुवों से ध्रुवीय पवन आ रही हैं, लेकिन इनको हिमालय रोक लेता है और भारत में आने नहीं देता है। और इसलिए हिमालय पर्वत ग्रीष्म काल में मानसून पवनों को रोक के वर्षा कराता है और शीत काल में ध्रुवों से आने वाली ठंडी पवनों को रोककर हमें बर्फबारी से बचाता है। तो भारत की जलवायु में हिंद महासागर का एक विशेष योगदान है। आप इस बात को समझें। इसके बाद हम अगली बात करेंगे। तो हमारा तीसरा जो कारक है वो हिंद महासागर है। ये भी बता देता हूं यहीं पे, ये हमारा अरब सागर है और ये बंगाल की खाड़ी है। ये हिंद महासागर के ही भाग है, नीचे हिंद महासागर है। तो आप इसको ऐसे समझें, यदि हिंद महासागर नहीं होता तो क्या ये मानसून पवन चलती? नहीं। और इधर से पवन आती तो भी क्या वो वर्षा करती? नहीं। यहां हिंद महासागर है, उसी से तो हिंद महासागर से ही तो पवनें पानी लेके आती हैं जो भारत में वर्षा करती हैं। आप पहले वाले में पढ़ोगे तो आपको पता है, एडमंड हेली ने यही तो बताया कि भारत में जब तापमान ज्यादा होता है तो हिंद महासागर में कम होता है, हिंद महासागर में ज्यादा होता है तो भारत में कम होता है। और इसीलिए भारत में क्या चलती है? मानसून पवन। तो मानसून पवन चलने का मुख्य जो कारण है वो यही है आपका, और इसका मुख्य कारण क्या है? हिंद महासागर। तीसरा हिंद महासागर। अब आपसे कोई पूछ ले, भारत की जलवायु को मानसूनी जलवायु बनाने में सबसे बड़ा योगदान किसका है? हिमालय व हिंद महासागर का। हिमालय व हिंद महासागर का 3 नंबर पे किसका प्रमुख योगदान है? अक्षांश का। यदि यही भारत कहीं शीत कटिबंध में होता, उत्तर में हिमालय भी, उत्तर में कोई पर्वत भी होता, नीचे महासागर भी होता, तो भी भारत की जलवायु क्या नहीं होती? मानसूनी नहीं होती। तो किसी भी स्थान की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारकों में अक्षांश पहले नंबर पे होता है। हिमालय भारत में ही है, भारत की जलवायु को प्रभावित करता है। और 3 नंबर पे भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाला प्रमुख जो कारक है वो क्या है? हिंद महासागर। 4 नंबर पे हम बात करें तो समुद्र से दूरी। समुद्र तट से दूरी। समुद्र तट से दूरी का मतलब क्या होता है? तो आप इसको समझें। जैसे ये हमारा भारत है, इसके यहां समुद्र है, यहां पे भी समुद्र है, यहां पे भी समुद्र है, 3 ओर प्रायद्वीप पे भारत के 3 ओर समुद्र है। अब समुद्र के जो नजदीक का भाग होता है, लगभग 60 किलोमीटर तक का भाग, लगभग 60 किलोमीटर तक का भाग, वहां क्या होता है? दिन में पवनें जल से स्थल की ओर चलती हैं, रात्रि में स्थल से जल की ओर चलती हैं। और समुद्र तट के पास का जो क्षेत्र होता है उसकी जलवायु सम होती है, समान। क्या होती है? समान। बड़े ध्यान से सुने, समान क्यों होती है? क्योंकि जैसे सूरज निकला तो समुद्र गर्म नहीं होगा इतना जल्दी, बड़ा समुद्र है, इतना सारा पानी एक साथ थोड़ी गर्म हो जाएगा। आप इस बात को भी याद रखें, समुद्र के वार्षिक तापांतर में, पूरे साल के तापांतर में भी 1 डिग्री का अंतर होता है। यानी कि गर्मियों में यदि समुद्र का तापमान 21 डिग्री है तो सर्दियों में 20 डिग्री होगा। ऐसे नहीं है कि गर्मियों में 50 डिग्री और सर्दियों में 20 डिग्री, ऐसा नहीं होता है। तो समुद्र का पानी लगभग क्या रहता है? एक जैसा रहता है। और इसीलिए समुद्र के किनारे जो भाग होते हैं, समुद्र के तट पे जो भाग होते हैं, वहां जलवायु समान होती है। आप देख सकते हो भारत में मुंबई है, आपकी चेन्नई है, कलकत्ता है, गोवा है, यहां वर्ष भर जलवायु एक जैसी रहती है और उस जलवायु को सम जलवायु कहते हैं। अब ध्यान से सुने, जहां समुद्र पास होता है उस जलवायु को महासागरीय जलवायु कहते हैं। क्या कहते हैं? महासागरीय जलवायु। महासागरीय जलवायु का मतलब होता है समान जलवायु। और जहां समुद्र दूर होता है, जैसे राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, यहां समुद्र दूर है, तो यहां क्या होता है? गर्मियों में भयंकर गर्मी पड़ती है, भीषण गर्मी। अभी आप देख रहे हो नौ तपा चल रहा है, बहुत भयंकर गर्मी पड़ रही है। बारिश आएगी तो थोड़ी सी गर्मी कम होगी, फिर हुमस बढ़ जाएगी। ऐसा नहीं होता, बाकी इधर ऐसा नहीं होता। यहाँ
गर्मियों में तापमान आप मान के चलो 45 से 50 डिग्री सेल्सियस और सर्दियों में तापमान 15 से 20 डिग्री सेल्सियस। तो इतना ज्यादा अंतर, और इसी अंतर को ऐसी जलवायु को जिसमें इतना अंतर होता है, उस जलवायु को कहते हैं महाद्वीपीय जलवायु। क्या कहते हैं? महाद्वीपीय जलवायु। तो आपसे यह भी पूछा जा सकता है कि हरियाणा, राजस्थान, पंजाब की जलवायु कैसी है? महाद्वीपीय। महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु की जलवायु कैसी है? महासागरीय। दोनों बातें सही हैं। आपने देखा ये अंतर क्यों होता है? ये समुद्र से दूर होने के कारण होता है। तो चौथा जो सबसे प्रमुख कारक था वो समुद्र तट से दूरी था। इसके बाद आप देखेंगे तो हमारा जो अगला कारक होता है वो क्या होता है? समुद्र तल से ऊंचाई। समुद्र तल से ऊंचाई, कि समुद्र तल से कोई स्थान कितना ऊंचा है, इसके आधार पे भी जलवायु का पता चलता है। आपको एग्जाम्पल बताता हूं, एग्जाम्पल सहित बात बताऊंगा। समुद्र तल से ऊंचाई, समुद्र तल से ऊंचाई, आप देखें इसको। समुद्र तल से ऊंचाई का मतलब क्या होता है? जैसे कोई स्थान समुद्र तल से कितना ऊंचा होता है। भारत का समुद्र तल कहां से लिया गया है? चेन्नई से। चेन्नई से किसी भी स्थान की समुद्र तल से ऊंचाई या पर्वत की ऊंचाई हम वायु दाब के अंतर द्वारा मापते हैं। वायु दाब के अंतर द्वारा मापते हैं। जब आप 10 मीटर ऊपर जाओगे समुद्र तल से तो वायु दाब 1 मिलीबार कम हो जाएगा। 100 मीटर ऊपर जाओगे तो वायु दाब 10 मिलीबार कम हो जाएगा। और 1000 मीटर यानी 1 किलोमीटर जाओगे तो वायु दाब 100 मिलीबार कम हो जाएगा। इस बात को ऐसे समझें, जैसे चेन्नई में वायु दाब 990 मिलीबार है और ये 990 मिलीबार वायु दाब 20 डिग्री सेल्सियस तापमान पर है। और आपने कहीं पे भी राजस्थान के जयपुर में, हरियाणा के चंडीगढ़ में आपने देखा कि वहां जो वायुदाब है, वहां जो वायुदाब है वो जैसे आप ये मानो ये चंडीगढ़ है, हरियाणा पंजाब की राजधानी चंडीगढ़, और यहां जो आपका वायुदाब है वो 970 मिलीबार है। और कितने डिग्री तापमान पे? 20 डिग्री पे ही। 20 डिग्री तापमान पे यहां वायुदाब कितना है? 970। इसका मतलब वायुदाब कितना कम हो गया? 20 मिलीबार। 20 मिलीबार कम हो गया। इसका मतलब समुद्र तल से वो भाग कितना ऊंचा है? 200 मीटर। इसका मतलब चंडीगढ़ कितना ऊंचा है? 200 मीटर। बच्चे सोचते होंगे कि सर कैसे मापते हैं? तो वायुदाब के अंतर के द्वारा हम समुद्र तल से ऊंचाई मापते हैं। और ये तो बात थी ऊंचाई मापने के तरीके की। अब मैं समुद्र तल से ऊंचाई जलवायु को कैसे प्रभावित करता है उसकी बात बताता हूं। जैसे आप ऊपर की ओर जाओगे 165 मीटर यदि आप धरातल से ऊपर चले गए यानी समुद्र तल से ऊपर चले गए तो आपका तापमान 1 डिग्री सेल्सियस कम हो जाएगा। आपका तापमान 1 डिग्री सेल्सियस कम हो जाएगा। यदि आप समुद्र तल से 1 किलोमीटर ऊपर चले गए तो तापमान 6.5 डिग्री सेल्सियस कम हो जाएगा। 6.5 डिग्री सेल्सियस कम हो जाएगा। तो जितना आप ऊपर जाओगे तापमान उतना ही कम होता जाएगा। जैसे कोई पूछ ले दिल्ली के तापमान से शिमला का तापमान कम क्यों है? क्योंकि शिमला पर्वत पे है। लेकिन ये वाजिब क्वेश्चन नहीं है। वाजिब क्वेश्चन क्या होता है? क्योंकि आपको पता है तापमान को प्रभावित करने वाला पहले नंबर पे ही हमने एक कारक बताया था, अक्षांश। भाई दिल्ली, यदि हम भारत के परिप्रेक्ष्य में देखें तो दिल्ली यहां है तो शिमला यहां है, तो इनके अक्षांश में भी तो अंतर है। एक ही अक्षांश के 2 स्थान लेते हैं, एक ही अक्षांश के 2 स्थान लोगे तो आपको पता चलेगा कि ये यहां उत्तर के मैदान में आगरा और पश्चिमी बंगाल में दार्जिलिंग, ये दोनों एक ही अक्षांश पर स्थित हैं। एक ही अक्षांश पर स्थित है। जबकि जनवरी में दार्जिलिंग का तापमान 4 डिग्री सेल्सियस होता है और उसी जनवरी में आगरा का तापमान 16 डिग्री सेल्सियस होता है। यह सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है। यही पूछा जाएगा जब एग्जाम में आएगा तो। क्यों? क्योंकि एनसीईआरटी की सीधी लाइन है कि आगरा में जनवरी का तापमान 16 डिग्री और दार्जिलिंग का तापमान 4 डिग्री है, जबकि दोनों एक अक्षांश पे स्थित हैं। क्यों? तो आप बताओगे साहब क्योंकि दार्जिलिंग जो है वो पहाड़ियों पर स्थित है और आगरा जो है वो मैदान पर स्थित है, यानी कि दार्जिलिंग ऊंचाई पर स्थित है और इसीलिए दार्जिलिंग का तापमान क्या है? कम है। तो समुद्र तल से ऊंचाई तापमान को प्रभावित करती है। कोई आपसे पूछ ले राजस्थान के माउंट आबू में तापमान कम क्यों पाया जाता है, तो आप बताओगे क्योंकि वो पर्वत के ऊपर स्थित है, हिल स्टेशन है। ये हमारी इंपॉर्टेंट बात होती है। उसके बाद
अगला जो हमारा कारक है वो कौन सा है? तो अगला हमारा कारक होता है उच्चावच। उच्चावच, बहुत सारे बच्चे पूछते हैं कि सर उच्चावच क्या होता है? उच्चावच होता है, सीधी में बात करें तो जो ऊंचा नीचा भाग होता है, ऊंचा नीचा मतलब पर्वत, पठार, मैदान, ये उच्चावच होते हैं। जैसे आपने देखा ये एक पर्वत है, अब देखना आप उच्चावच कैसे प्रभावित करेगा। इधर से आपकी हवा आ रही है, पवन आ रही है, और ये पवन जो है ये आर्द्र है, आर्द्र व गर्म है। तो ये जैसे ही ये हवा इस पर्वत से टकराएगी तो पर्वत क्या हो गया? उच्चावच। जैसे ही इस पर्वत से टकराएगी, टकरा के ऊपर उठेगी, क्या करेगी? ऊपर उठेगी, और जैसे ऊपर उठेगी तो हवा ठंडी होगी, और ठंडी होके क्या करेगी? वर्षा। ठंडी होके क्या करेगी? वर्षा। और जहां पवन नीचे उतरेगी वहां वर्षा नहीं करेंगी, इसीलिए ये क्या होता है? वृष्टि छाया क्षेत्र। वृष्टि छाया क्षेत्र। आपसे कोई पूछ ले, जैसे इसी का एक एग्जाम्पल बताता हूं, मोसिनराम। मोसिनराम 1080 सेंटीमीटर वर्षा होती है। गुवाहाटी, असम का गुवाहाटी 110 सेंटीमीटर वर्षा होती है। क्या कारण है? जबकि दोनों पास पास हैं। तो इसका यही कारण है, क्यों? मोसिनराम तो इधर स्थित है, जहां से मानसून पवन आती है उधर स्थित है, और गुवाहाटी इधर स्थित है। तो आपका उत्तर हो गया कि गुवाहाटी में कम वर्षा का कारण है क्योंकि गुवाहाटी खासी पहाड़ी के वृष्टि छाया क्षेत्र में स्थित है, और मानसून पवन गुवाहाटी में नीचे उतरती है, और पवन नीचे उतरेंगी तो वर्षा नहीं करेंगी। ये एकदम सही बात है। तो आपका उच्चावच जलवायु को प्रभावित करने वाला प्रमुख कारक है। इसके बाद हम बात करें तो भारतीय जलवायु को और कौन से कारक प्रभावित करते हैं? तो और जो हमारे कारक प्रभावित करते हैं वो होते हैं वायु दाब तथा पवन। आप इस पॉइंट को समझने के लिए पीछे वाले वीडियो को देखेंगे तो आपको पता चलेगा, वायुदाब यदि बंगाल की खाड़ी में निम्न वायुदाब हो गए तो भारतीय मानसून कमजोर हो जाता है, तो ये जलवायु को ही तो प्रभावित कर रहा है। वायुदाब तथा पवनों में मुख्य होते हैं जेट स्ट्रीम। आपने पढ़ा है पश्चिमी जेट स्ट्रीम सिद्धांत। पश्चिमी जेट स्ट्रीम सिद्धांत MTE कैसे बताया था? हिमालय से टकराने के कारण यदि हिमालय में बर्फबारी हुई तो भारतीय मानसून कमजोर हो जाएगा। इसके अलावा जैसे ITCZ, पीछे वाले वीडियो में मैंने बताया कि ITCZ को भारतीय मानसून का गर्त कहते हैं। जितना ITCZ निम्न वायुदाब उत्पन्न करेगा भारतीय मानसून उतनी ही प्रबल होगी। इसके बाद जैसे पश्चिमी विक्षोभ। पश्चिमी विक्षोभ जो होते हैं वो शीतोष्ण चक्रवात होते हैं और भारत में मावठ करते हैं। तो मावठ वर्षा होगी तो ये भी किसको प्रभावित करती है? जलवायु को प्रभावित करती है। इसके बाद 4 नंबर पे उष्ण चक्रवात। उष्ण चक्रवात, बहुत सारे चक्रवात हमारे आते रहते हैं। जब भी हाल ही में पश्चिमी बंगाल व उड़ीसा में उष्ण चक्रवात आया है, तो ऐसे बहुत सारे चक्रवात हैं जो आते रहते हैं, जो जलवायु को विशेष रूप से क्या करते हैं? प्रभावित करते हैं। और एक हमारा कारक है एल नीनो। एल नीनो ये मुख्य रूप से भारत की ही जलवायु को प्रभावित करते हैं। एल नीनो अभी मैंने पिछले वीडियो में उसको विस्तार से बताया है, बार बार बताने से अच्छा है कि आप पहले वाला वीडियो दोबारा से देखें यदि समझ में नहीं आया तो। ये भारतीय जलवायु को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारक हैं। एक बार आप पुनः सुने, हमने पढ़ा भारत की जलवायु कैसी है? तो भारत की जलवायु उष्ण मानसूनी है। कैसी है? उष्ण मानसूनी। फिर हमने कहा कि भारत में जलवायु की बहुत विभिन्नताएं हैं, रूस से भी ज्यादा विभिन्नता भारत की जलवायु में पाई जाती है। और इसी को देखकर विश्व के अनेक विद्वानों ने भारत की जलवायु से संबंधित अनेक कोटेशन दिए हैं, जिसमें आपको पता है ब्लेन फोर्ड इंपॉर्टेंट है। ब्लेन फोर्ड ने कहा था कि विश्व में जलवायु की इतनी विषमता नहीं है जितनी अकेले भारत में। एक ही शब्द याद रख लो बस, विषमता वाला, कि विश्व में जलवायु की इतनी विषमता नहीं जितनी अकेले भारत में। किसने कहा? ब्लेन फोर्ड ने। उसके बाद मॉर्स डेन ने क्या कहा कि विश्व की समस्त प्रकार की जलवायु भारत में पाई जाती है। यानी कि विश्व में जितनी जलवायु है वो सारी की सारी जलवायु कहां पाई जाती है? भारत में। डॉक्टर स्टाम्प ने कहा था कि भारत एक उष्णकटिबंधीय देश है, और यह बात सही है। फिर हमने बात की भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक।
जलवायु को प्रभावित करने वाला पहला कारक होता है अक्षांश। किसी भी स्थान की जलवायु को सबसे पहले अक्षांश प्रभावित करता है। याद रहे, देशांतर किसी स्थान की जलवायु को प्रभावित नहीं करता है। 2 नंबर पे हमारी जलवायु को प्रभावित करने वाला कारक है हिमालय। हिमालय भारत में शीतकाल में ध्रुवों से आने वाली ठंडी पवनों से रोकता है और ग्रीष्म काल में मानसून पवनों को रोक के भारत में वर्षा करवाता है। तीसरा कारक था हमारा हिंद महासागर। हिंद महासागर जो है ये मानसून पवनों की उत्पत्ति के लिए सबसे जरूरी है। यदि हिंद महासागर नहीं होता तो भारत में मानसूनी जलवायु ही नहीं होती। 4 नंबर पे हमने जो बात की वो कि कौन सा कारक है जो प्रभावित करता है, समुद्र तट से दूरी। और समुद्र तट से दूरी के अनुसार 2 प्रकार की जलवायु होती है। एक महासागरीय, जो महासागर के नजदीक होती है, सम जलवायु होती है, और एक होती है महाद्वीपीय, जो कि समुद्र से दूर होती है और विषम जलवायु होती है। 5 नंबर पे हमारे प्रभावित कर रहा था समुद्र तल से ऊंचाई। समुद्र तल से ऊंचाई, समुद्र तल से जो ऊंचाई है वो मैंने आपको 2 उदाहरण बताए, आगरा और दार्जिलिंग। एक ही अक्षांश पर स्थित हैं, जबकि जनवरी में आगरा का तापमान 16 डिग्री सेल्सियस होता है और दार्जिलिंग का 4 डिग्री। इस अंतर का मूल कारण यही है कि दार्जिलिंग ऊंचाई में स्थित है। उसके बाद 6 नंबर पे हमने भारतीय जलवायु को प्रभावित करने वाला कारक पड़ा उच्चावच, क्योंकि भारत में मानसूनी पवन आती हैं और जब मानसूनी पवनों के रास्ते में पर्वत आता है तो ही मानसूनी पवन वर्षा करती हैं। जहां नीचे उतरती हैं वहां मानसूनी पवन वर्षा नहीं करती। उच्चावच भी जलवायु को प्रभावित करने वाला प्रमुख कारक है। उसके बाद वायुदाब और पवनों में हमने पढ़ा जेट स्ट्रीम, पश्चिमी विक्षोभ, उष्ण चक्रवात, आपका ITC जेड और एल नीनो, ये भारतीय जलवायु को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारक हैं। अब हम बात करेंगे भारतीय जलवायु की विशेषताओं की। मैं थोड़ा जल्दी इसलिए पढ़ाता हूं कि आपका समय खराब ना हो। मैं यहां बहुत सारी फालतू बातें बताने नहीं बल्कि सिर्फ भूगोल पढ़ाने के लिए आता हूं, तो आप सिर्फ भूगोल पढ़ने पे ध्यान दें। यदि किसी को नहीं समझ में आता है तो आपके पास एक ऑप्शन होता है, वीडियो को दोबारा पीछे करके फिर देख लो तो बात समझ में आ जाएगी। बहुत धीरे यदि हम पढ़ेंगे, और जिन बच्चों को समझ में आता है, जो इंटेलिजेंट बच्चे होते हैं, उनका समय खराब होता है, उसी को ध्यान में रख के मैं बहुत संतुलन के साथ आगे बढ़ता हूं कि कमजोर बच्चे को भी समझ में आए और अच्छे बच्चे को भी समझ में आए। तो हमारी जलवायु की ये बात थी। अब हमारी जलवायु की हम बात करेंगे विशेषताएं। भारतीय जलवायु की विशेषताएं, सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है भारत में औसत वर्षा कितनी होती है। औसत वर्षा भारत में औसत वर्षा होती है 125 सेंटीमीटर वार्षिक। गाइडों में 112 सेंटीमीटर भी लिखा आता है, गलत बात है। आप NCERT की 11वीं क्लास की किताब में पढ़ सकते हो। ये बात एकदम क्लियर लिखी मिलेगी कि भारत में औसत वर्षा जो है वो 125 सेंटीमीटर होती है। अब बहुत सारे बच्चे मुझे बताते हैं कि सर बदल गए होंगे आंकड़े, तो मैंने अभी बताया था कि जलवायु 30 वर्षों का औसत है। एक साल ज्यादा बारिश होने से या कम बारिश होने से औसत वर्षा की मात्रा में कोई परिवर्तन नहीं होता है। जब 30 साल 50 साल लगातार ज्यादा बारिश हो या लगातार कम बारिश हो तो औसत वर्षा में अंतर आएगा। एक दिन में, एक साल में नहीं होता। कि बहुत सारे बच्चे कहते हैं सर हो सकता है पुराना आंकड़ा हो, तो बेटा एक दिन में औसत वर्षा में कमी नहीं आती है। अगली बात, भारत की बात करें तो भारत में जो वर्षा है वो कब होती है, तो भारत में वर्षा वर्षा ऋतु में होती है। वर्षा ऋतु में होती है, सही बात है। वर्षा ऋतु में कौन सी पवनों से होती है, तो आप ये भी कह सकते हो मानसूनी पवनों से। मानसूनी पवनों से, लेकिन ये उचित नहीं है क्योंकि मानसून तो दोनों होती है, दक्षिणी पश्चिमी मानसून और लौटती मानसून। लौटती मानसून तो वर्षा करती भी नहीं है, ये बात तो सही है, आप समझ सकते हो इस बात को। तो इसके बाद आप देखोगे तो आपको पता चलेगा कि भारत में मानसूनी पवनों में दक्षिणी पश्चिमी मानसून पवन, भारत में दक्षिणी पश्चिमी मानसून पवन जो है वो वर्षा करती है। भारत की लगभग 75 से 80% वर्षा दक्षिणी पश्चिमी मानसून पवनों से होती है।
भारत में 75 से 80% वर्षा दक्षिणी पश्चिमी मानसून पवनों से होती है। सही बात है। इसके बाद आती है कि भारत में वर्षा कौन से महीनों में होती है, तो जून, जुलाई, अगस्त और सितंबर। भारत में ये 4 महीने ऐसे हैं जब भारत में वर्षा होती है, जून, जुलाई, अगस्त और सितंबर। अब सवाल आता है कि सर्वाधिक वर्षा किस महीने में होती है? सर्वाधिक वर्षा जो आपकी होती है भी, वो होती है जुलाई में। भारत में सर्वाधिक वर्षा कब होती है? जुलाई में होती है। याद रखें, भारत में औसत वर्षा 125 सेंटीमीटर वर्षा ऋतु में होती है, मानसूनी पवनों से होती है, और दक्षिणी पश्चिमी मानसून पवनों से होती है। वर्षा जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर में होती है। सर्वाधिक वर्षा कब होती है? जुलाई में। ओके। इसके बाद आपको पता हो तो भारत में वर्षा किस प्रकार की होती है? तो भारत में पर्वतीय वर्षा होती है। पर्वतीय वर्षा बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, क्योंकि आप लोग एक बता देते हो कि भारत में मानसूनी वर्षा होती है। मानसूनी सिर्फ पवन होती हैं, मानसूनी वर्षा का प्रकार ही नहीं होता। ये बात आप आराम से समझ सकते हो। क्यों? मानसूनी तो पवन होती है। जब मानसूनी पवन आती है, उनके सामने यदि पर्वत नहीं आए तो वो बिना वर्षा किए आगे निकल जाती हैं। जब पर्वत आता है तो पर्वत से टकराती हैं, टकरा के ऊपर उठती हैं, और ऊपर उठ के वर्षा करती हैं। तो वर्षा का कौन सा प्रकार हुआ? पर्वतीय वर्षा। अभी इसी वीडियो में मैं आगे चल के आपको बताऊंगा वर्षा के प्रकार, उसमें आप देखेंगे पर्वतीय वर्षा। पर्वतीय वर्षा क्या होती है, क्लियर होगी। भारत में पर्वतीय वर्षा होती है, यह भी क्लियर होगी। उसके बाद हम देखें तो भारत में सर्वाधिक वर्षा कहां होती है? तो भारत में सर्वाधिक वर्षा होती है मोसिनराम में। मोसिनराम में 1080 सेंटीमीटर से ज्यादा, और ये विश्व में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान है। विश्व में इससे ज्यादा वर्षा कहीं नहीं होती। तो विश्व में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान, भारत में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान मोसिनराम। और भारत में न्यूनतम वर्षा कहां होती है? तो भारत में न्यूनतम वर्षा जैसलमेर, या आप ये कह सकते हो पश्चिमी राजस्थान व लद्दाख में होती है। लद्दाख में, यह भी याद रखें कि लद्दाख में वर्षा बहुत कम होती है। पश्चिमी राजस्थान और लद्दाख में लगभग बराबर वर्षा होती है। लद्दाख में जो भी होती है वो बर्फ के रूप में वर्षा होती है, बाकी बूंदों के रूप में वर्षा बहुत कम होती है। क्यों? तो आप तो समझ सकते हैं, क्योंकि ये हमारा भारत है, आपको पता है, और यहां भारत में हिमालय पर्वत है, और का क्या है? लद्दाख। तो समझे, मानसून पवन जो आएंगी वो यहां इस पर्वत से टकरा के नीचे उतरेंगी, और नीचे उतरेंगी तो मानसून पवन वर्षा नहीं करेंगी। इसीलिए हिमालय के उस पार वर्षा नहीं होती है, क्योंकि हिमालय का चाइना की तरफ वाला जो भाग है वो वृष्टि छाया क्षेत्र है। क्या है? वृष्टि छाया क्षेत्र, इसलिए वहां पे वर्षा नहीं होती है। अगली बात पे चलता हूं मैं। भारत में वर्षा की और बात बता देता हूं। भारत में जो ये 4 महीने हैं, इन 4 महीनों में पूरे भारत में वर्षा होती है, सिर्फ 2 जगह नहीं होती। वो याद रखें, J&K, लद्दाख व तमिलनाडु तट। तमिलनाडु तट जो है वहां पे शीतकाल में वर्षा होती है। यहां बर्फबारी के रूप में वर्षा होती है, जो भी होती है। बाकी यहां इन 4 महीनों में वर्षा नहीं होती। तो आपसे कोई प्रश्न पूछ ले, भारत का कौन सा भाग ऐसा है जहां दक्षिणी पश्चिमी मानसून पवनों से वर्षा नहीं होती? तो जम्मू कश्मीर, लद्दाख व तमिलनाडु तट। तमिलनाडु तट पे लौटते मानसून की पवन वर्षा करती है। लौटते मानसून की पवन, और लौटते मानसून की पवन कौन सी होती है? तो आपको पता है, लौटते मानसून की पवन होती है उत्तरी पूर्वी मानसून पवन। और भारत में अधिकांश वर्षा कौन सी करती है? दक्षिणी पश्चिमी मानसून पवन। तो ये समझ में आ गया। यहां तमिलनाडु तट पे लौटते मानसून की पवन वर्षा करती हैं। जम्मू कश्मीर का ऊपर वाला भाग जो है, पूरे जम्मू कश्मीर में नहीं, लद्दाख आप मुख्य रूप से समझ सकते हो। जम्मू कश्मीर का कश्मीर घाटी वाला भाग और लद्दाख जो है, वहां दक्षिणी पश्चिमी मानसून पवनों से वर्षा नहीं होती, क्योंकि वो वृष्टि छाया क्षेत्र में है, और तमिलनाडु तट पे भी नहीं होती। तो अगली जो विशेषता हो गई वो ये होगी कि तमिलनाडु तट पे लौटते मानसून की पवनों से वर्षा होती है। भारत का एकमात्र क्षेत्र, एकमात्र तट, एकमात्र भाग जहां लौटते मानसून की पवन वर्षा करती है,
क्यों करती हैं इसी वीडियो में आपको आगे मिलेगा। तो लौटते मानसून की जो पवन है वो तमिलनाडु तट पे वर्षा करती हैं। उसके बाद हम और बात करें, वर्षा की चल रही है अभी तो हमारी अगली जो विशेषता होती है वो ये होती है कि भारत में शीतकाल में क्या होती है, मावठ। अरे विशेषताओं का मतलब होता है सभी चीजों का निष्कर्ष। तो निष्कर्ष है भारत में शीतकाल में क्या होती है, मावठ। मावठ किससे होती है, कहां ज्यादा होती है, कहां कम होती है, ये सारी बातें आपको शीत ऋतु में जब पढ़ाऊंगा शीत ऋतु तो उसमें आपको मैं बता दूंगा। मावठ के बाद हम अगली बात पे चले तो हम तापमान की बात करेंगे। भारत में उच्चतम तापमान कहां पाया जाता है, उच्चतम तापमान पश्चिमी राजस्थान में पाया जाता है। पश्चिमी राजस्थान, विशेष रूप से चूरू व फलोदी में। चूरू व फलोदी में आपको पता है भारत का सबसे गर्म स्थान जो है वो चूरू है, और भारत में उच्चतम तापमान, सबसे ज्यादा तापमान जो अंकित किया गया है वो फलोदी में किया गया है 52 डिग्री सेल्सियस। ये केवल एक दिन 52 डिग्री सेल्सियस तापमान गया है, और चूरू में औसत तापमान सर्वाधिक होता है। सबसे गर्म स्थान जो है वो चूरू है, और उच्चतम तापमान, हाईएस्ट तापमान कहां नोट किया गया है, फलोदी में। भारत का सबसे ठंडा स्थान कौन है, तो भारत का सबसे ठंडा स्थान है लद्दाख का द्रास। द्रास जहां -45 डिग्री सेल्सियस तापमान होता है। कितना होता है, -45 डिग्री सेल्सियस तापमान होता है। इसके बाद हम बात करें तो हम बात करेंगे तापांतर की, कि तापमान में अंतर। तापांतर क्या होता है, जैसे किसी स्थान पर दिन का तापमान 50 डिग्री है और रात्रि का तापमान मान लो 35 डिग्री सेल्सियस है, तो वहां तापांतर हो गया 15 डिग्री। रात्रि का तापमान 20 डिग्री है तो तापमान में अंतर हो गया 30 डिग्री। तो ये इस प्रकार आपके तापांतर निकलता है। तापांतर, भारत में सर्वाधिक तापांतर कहां है, तो आपका सर्वाधिक तापांतर पश्चिमी राजस्थान में पाया जाता है। और आपको पता है पश्चिमी राजस्थान में तापांतर, दिनों रात के तापमान में अंतर 35 डिग्री तक हो जाता है। जिस दिन तापमान 50 डिग्री होता है राजस्थान में, उस दिन यदि शाम के समय वर्षा हो जाती है तो सुबह का तापमान 15 डिग्री हो जाता है। 35 डिग्री तापांतर जो भारत में सर्वाधिक है पश्चिमी राजस्थान में पाया जाता है। और केरल व अंडमान निकोबार जो हमारा है वहां तापांतर केवल 7 से 8 डिग्री होता है। कहने का मतलब कि दिन में तापमान 28 डिग्री होता है तो रात्रि में तापमान 21 डिग्री सेल्सियस ही होता है। ये आपकी भारतीय जलवायु की विशेषताएं थी। जीके में इनसे ही प्रश्न आता है, सब्जेक्ट में तो बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न आते हैं। भारत में औसत वर्षा कितनी है, 125 सेंटीमीटर। भारत में वर्षा कब होती है, वर्षा ऋतु में। कौन सी पवनों से होती है, मानसून पवन है। दक्षिणी पश्चिम मानसून पवन से भारत में 75 से 80% वर्षा होती है। वर्षा जून जुलाई अगस्त सितंबर में होती है। सर्वाधिक वर्षा जुलाई में होती है। और भारत में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान मौसिनराम है। न्यूनतम वर्षा जैसलमेर व लद्दाख में होती है। भारत में किस प्रकार की वर्षा होती है, पर्वतीय। भारत में इस जून जुलाई अगस्त में जम्मू कश्मीर की कश्मीर घाटी और लद्दाख व तमिलनाडु में वर्षा नहीं होती है। तमिलनाडु तट पर लौटते मानसून की पवनों से वर्षा होती है। और भारत का उच्चतम तापमान पश्चिमी राजस्थान चूरू व फलोदी में पाया जाता है। और न्यूनतम तापमान लद्दाख के द्रास में पाया जाता है -45। और सर्वाधिक तापांतर पश्चिमी राजस्थान में, न्यूनतम तापांतर केरल व अंडमान निकोबार में पाया जाता है। इसके बाद जो हम बात करेंगे वो देखते हैं। भारत की जलवायु को 4 ऋतुओं में बांटा जाता है। भारत की जलवायु को कितनी ऋतुओं में बांटा जाता है, 4। और पहली जो ऋतु होती है वो कौन सी होती है, तो हम पहले ग्रीष्म ऋतु से शुरू कर लेते हैं। अभी ग्रीष्म ऋतु चल रही है। भारत की जलवायु को 4 ऋतुओं में बांटा जाता है। ये 4 ऋतु कौन कौन सी होती हैं, ग्रीष्म ऋतु, गर्मी के बाद वर्षा ऋतु, वर्षा ऋतु के बाद लौटते मानसून की ऋतु या सर्द ऋतु, और फिर आपकी शीत ऋतु। ये 4 भारत में
ऋतुएं पाई जाती हैं, और इन चारों ऋतुओं में हम सबसे पहले जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे ग्रीष्म ऋतु। ग्रीष्म ऋतु, ग्रीष्म ऋतु से सबसे पहले प्रश्न पूछा जाता है कि भारत में गर्मी कब होती है। आप अपना उत्तर बताएं, भारत में गर्मी कब होती है? जब सूर्य कर्क रेखा पर सीधा चमकता है, जब सूर्य विषुवत रेखा पर सीधा चमकता है, जब सूर्य मकर रेखा पर सीधा चमकता है, और जब सूर्य विषुवत रेखा से उत्तरायण होता है। तो आप इसी को समझें पहले, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट बात यही है। जैसे ये हमारी पृथ्वी, ये 0 डिग्री 23.5 डिग्री उत्तर, 23.5 डिग्री दक्षिण। होता क्या है उसको समझें। हमारा भारत यहां है, यहां है। अब भारत में गर्मी कब होगी? सूर्य 21 मार्च को विषुवत रेखा पर सीधा चमकता है, और जैसे 21 मार्च के बाद सूर्य उत्तरायण होता है, आपको पता है लगातार उत्तर की ओर बढ़ता जाता है, और 21 जून को सूर्य एकदम कर्क रेखा के ऊपर सीधा चमकता है। कर्क रेखा के ऊपर एकदम सीधा चमकता है। तो आप लोग क्या कम कर देते हो कि भारत में गर्मी कब होती है? जब सूर्य कर्क रेखा पर सीधा चमकता है। नहीं, भारत में जब सूर्य कर्क रेखा पर सीधा चमकेगा तब तो यहां तापमान बहुत ज्यादा उच्च हो जाएगा, और वायुदाब इतना निम्न हो जाएगा कि मानसूनी पवन आ जाएंगी, और भारत में वर्षा प्रारंभ हो जाएगी। भारत में क्या शुरू हो जाएगी? वर्षा। तो आप समझे भारत में गर्मी कब होती है? जब सूर्य मध्य मार्च के बाद, मध्य मार्च यानी 21 मार्च के बाद, मध्य मार्च के बाद उत्तरायण होता है। उत्तरायण होता है, तो जब सूर्य मध्य मार्च के बाद उत्तरायण होता है तो भारत में क्या होती है? ग्रीष्म ऋतु प्रारंभ हो जाती है। कहने का मतलब कि जितना सूर्य ऊपर जाता जाएगा, भारत में सूर्य की किरणें सीधी पड़ती जाएंगी, और भारत का तापमान लगातार बढ़ता जाएगा, लगातार बढ़ता जाएगा, और तापमान लगातार बढ़ता जाएगा तो क्या हो जाएगी? गर्मी हो जाएगी। क्या हो जाएगी? गर्मी। आप इस बात को समझ सकते हो। मार्च, थोड़ा सा मिटा के दोबारा बताता हूं, बहुत आराम से आप समझें कि मार्च में क्या होता है। मार्च में सूर्य दक्षिण में होता है 21 मार्च में, तो दक्षिणी जो भारत है उसका तापमान मार्च में 43 डिग्री तक पहुंच जाता है, 43 डिग्री तक पहुंच जाता है। जो आंतरिक भाग में होते हैं वहां, समुद्र तट पे नहीं, आंतरिक भाग में जो होते हैं। और अप्रैल में सूर्य बीच में आ जाता है, तो अप्रैल में गुजरात व एमपी का, मध्य प्रदेश का तापमान 43 डिग्री सेल्सियस पहुंच जाता है। कब पहुंच जाता है ये? अप्रैल में। और ये कब होता है? मार्च में। और जब मई की बात करें तो सूर्य और ऊपर हो जाता है, और मई माह में पश्चिमी राजस्थान का तापमान 45 से 50 डिग्री चला जाता है। तो यहां आप देख रहे हो कि जैसे जैसे सूर्य उत्तरायण होता है, भारत में तापमान बढ़ता जाता है नीचे से ऊपर की ओर, और गर्मी आ जाती है। यहां एक इंपॉर्टेंट प्रश्न बना, दक्षिणी भारत का सबसे गर्म महीना, दक्षिणी भारत का सबसे गर्म महीना कौन सा है? तो दक्षिणी भारत का सबसे गर्म महीना है अप्रैल, क्योंकि मार्च में तो यही है, दक्षिण भारत तो यहां तक है, तो दक्षिणी मार्च और अप्रैल के बीच का ही तो होगा अप्रैल। दक्षिणी भारत का सबसे गर्म महीना कौन सा है? अप्रैल। उत्तर भारत का सबसे गर्म महीना कौन सा है? तो आपका मई। उत्तर भारत में सबसे ज्यादा गर्मी कब पड़ती है? मई में। समझ में आया? जैसे जैसे सूर्य उत्तरायण होता है, भारत के तापमान में वृद्धि होती है, और भारत में गर्मी बढ़ती जाती है। भारत में गर्मी होती कब से कब है? तो मध्य मार्च से मध्य जून, क्योंकि आपको पता है जून माह में भारत में वर्षा शुरू हो जाती है, और जैसे वर्षा शुरू होगी तो गर्मी की ऋतु वर्षा ऋतु में कन्वर्ट हो जाएगी। तो यहां आपकी ये बात है, दक्षिणी भारत का सबसे गर्म महीना अप्रैल, उत्तर भारत का सबसे गर्म महीना मई। बात क्लियर है? समझ में आ गई? इसके बाद आगे की बात करता हूं। पवन,
कोई भी ऋतु को आप पढ़ोगे तो आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है, आपने ग्रीष्म ऋतु को पढ़ा, ग्रीष्म ऋतु पढ़ रहे हो तो आप सबसे पहले ये देखो कि गर्मी आती क्यों है, एक बात। फिर आप देखो कि वहां तापमान कैसा होता है। तो मैंने आपको बताया कि ग्रीष्म ऋतु में मार्च में दक्षिणी भारत में तापमान 43 डिग्री होता है, अप्रैल में गुजरात मध्य प्रदेश में 43 होता है, मई में पश्चिमी राजस्थान में 45 से 50 होता है और राजस्थान में तापमान 50 डिग्री तक चला जाता है। ये तापमान की बात है। अब कोई भी ऋतु है तो ऋतु, तापमान, पवन, वर्षा, वायुदाब इन्हीं से तो बनेगी। तो पवन, इस समय पवनों की क्या स्थिति होती है तो आपके सामने था अभी, क्योंकि इस समय सूर्य लगातार 0 डिग्री से उत्तरायण हो रहा है तो लगातार हमारे भारत में निम्न तापमान बढ़ रहा है तो निम्न वायुदाब हो रहा है, लेकिन इस समय स्थिति स्पष्ट नहीं होती, इसलिए कोई विशेष स्थायी पवन नहीं चलती। क्या नहीं चलती? स्थायी पवन। आप ये कह सकते हो कि ग्रीष्म ऋतु में पवनों का स्थायित्व नहीं होता है। क्या नहीं होता? ग्रीष्म ऋतु में पवनों का स्थायित्व नहीं होता, रेगुलरली एक ही दिशा में नहीं चलती, अलग अलग चलती हैं। इसका कारण है कि इस समय किसी एक स्थान पे निम्न वायुदाब स्थापित नहीं हो पाता, इसलिए पवन स्थायी नहीं होती हैं। उसके बाद आप बात करोगे तो यहां कमजोर हवाएं चलती हैं। अब मैं बताता हूं भारत की इस समय की प्रमुख पवनें। प्रमुख पवन होती हैं लू, आंधी इस ग्रीष्म ऋतु की, और एक भंबूला। भंबूला ये आपकी इस ऋतु की प्रमुख पवन होती है, लू, आंधी और भंबूला। एक बार पुनः सुने आप, हमारे भारत, दक्षिणी भारत के 3 ओर समुद्र होता है, इसलिए दक्षिण भारत में ज्यादा गर्मी नहीं होती है। दक्षिण भारत में ज्यादा गर्मी नहीं होती है। दक्षिण भारत में गर्मी इतनी प्रभावी नहीं होती है। क्यों नहीं होती? तो क्योंकि इसके 3 ओर पानी है, 3 ओर पानी है। आप तिरुवनंतपुरम का तापमान देखोगे तो आपको पता चलेगा तिरुवनंतपुरम में जनवरी में तापमान 31 डिग्री सेल्सियस होता है और जून में तापमान 29 डिग्री सेल्सियस होता है। जून में 29 और जनवरी में 31। क्यों? क्योंकि यहां जून में मानसून पवन आ जाती है तो बादल हो जाते हैं और बादल सूर्य के प्रकाश को धरातल तक नहीं आने देते हैं, जिससे यहां जून में तापमान कम और जनवरी में तापमान ज्यादा हो जाता है। मेरा कहने का मतलब है कि दक्षिणी भारत में ग्रीष्म ऋतु नहीं होती, यह भी कह सकते हो आप, या ज्यादा प्रचंड नहीं होती। क्यों? क्योंकि इसके 3 और क्या है? पानी है। आप यही इसका एक मूल कारण है। तो उत्तर भारत में गर्मी ज्यादा प्रभावी होती है और उत्तर भारत में एक पवन चलती है इस समय लू। आपकी लू जो है वो कैसी पवन है? लू की पहली बात सुने। लू पवन के प्रकार की बात करें तो स्थानीय पवन है। कैसी पवन है? स्थानीय पवन। लू कैसी पवन है भी? स्थानीय पवन है। लू पवनों के जो प्रकार होते हैं कौन कौन से? जैसे आपके स्थायी, अर्धस्थायी और स्थानीय। तो ये लू स्थानीय पवन है। इसकी प्रवृत्ति कैसी होती है? तो अत्यधिक गर्म व शुष्क। कहां चलती है? तो पश्चिमी राजस्थान से बिहार की राजधानी पटना तक। जो राजस्थान के बच्चे होते हैं वो ये मानते हैं कि लू हमारे ही चलती है, ये पटना तक चलती है। लेकिन होता क्या, दिल्ली के बाद लू पवनों का तापमान थोड़ा कम हो जाता है तो इनकी आक्रामकता उतनी नहीं रह पाती जितनी राजस्थान में होती है, लेकिन पवन का नाम यही है। तो ये पश्चिमी राजस्थान से पटना तक चलती हैं। कौन से महीने में चलती हैं? तो विशेष रूप से अप्रैल व मई माह में चलती हैं, क्योंकि आपने अभी देखा था दक्षिणी भारत में गर्मी अप्रैल से पहले होती है, उत्तर भारत में तो अप्रैल व मई में होती है, तो अप्रैल व मई में लू चलेंगी। इन पवनों को ताप लहरी कहा जाता है। ताप लहरी, क्योंकि ये तापमान को लहर की भांति ऊंचा ले जाती हैं और इनसे लोगों की
मृत्यु हो जाती है। कैसे हो जाती है? क्योंकि लू जो पवन होती है उसका तापमान ज्यादा होता है, तो जैसे हमारी बॉडी से टकराती है तो हमारे अंदर के पानी को सोख लेती है और हमारी शरीर में पानी की कमी हो जाती है। पानी की कमी से हैजा वगैरह हो जाता है और जिससे लोगों की मृत्यु हो जाती है। राजस्थान में प्रति वर्ष सैकड़ों मृत्यु होती है लू से, 200 से 300 व्यक्ति तक मर जाते हैं। ये आपकी लू पवन थी, तो लू के बारे में आपने जाना। अब हम बात करेंगे आंधी की। आंधी क्या होती है? तो धूल भरी तेज हवाएं, धूल भरी तेज हवाएं, इनकी गति 120 से 140 किलोमीटर प्रति घंटा होती है। यहां मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा, अभी फर्स्ट ग्रेड राजस्थान में ये प्रश्न पूछा गया है कि राजस्थान में आंधी की गति बढ़ी है क्यों? तो आपका उत्तर होगा क्योंकि हाल ही के वर्षों में तापमान बढ़ा है। आपको पता है जितना तापमान बढ़ेगा उतना ही वायुदाब कम होगा, और जितना वायुदाब कम होगा उतनी तेज आंधी आएगी। हमारे आम व्यक्ति की परम मान्यता यह होती है कि पहले आंधी बहुत तेज आती थी, पहले आंधी बहुत तेज आती थी। बूढ़े आदमी बताते हैं कि पहले आंधी ऐसे काली पीली आंधी आती थी, लेकिन काली पीली आती थी माना कि रेत ज्यादा आती थी। क्यों? क्योंकि हमारे आंधी पाकिस्तान, कजाकिस्तान उधर से आती है। पहले वहां खेती नहीं होती थी तो वहां से रेत उड़ के आती थी। अब लगभग पूरे क्षेत्र में खेती होने लग गई तो रेत कम आती है, लेकिन आंधी की स्पीड ज्यादा आती है। तभी आपने देखा कि पहले आंधी एक घंटे तक आ जाती थी, आजकल आंधी 10-15 मिनट आती है और बहुत तेज आती है। उसका कारण यही है कि वर्तमान में आंधी की गति बढ़ी है। आप 1970 के दशक की बात करो तो उस समय आंधी की गति 60 से 70 किलोमीटर प्रति घंटा होती थी। वर्तमान में आपकी आंधी की गति 120 से 140 किलोमीटर प्रति घंटा हो गई है। आंधी विशेष रूप से कब आती है? मई माह में। ये औसत होता है, आंधी मई माह में ज्यादा आती है। मई के अलावा 2-5 तारीख जून में भी आ जाती हैं, वो कोई बात नहीं होती, लेकिन औसतन सबसे ज्यादा आंधी मई में आती है। और कई बार आंधी के साथ, धूल भरी आंधी के साथ तेज बौछार युक्त पवन भी आते हैं। ओके, आंधी की बात कंप्लीट हुई। आंधी किस माह में आती है? मई में। क्या होती है? तेज धूल भरी हवाएं। आंधी की अधिकतम गति कितनी होती है? 120 से 140 किलोमीटर प्रति घंटा। कहां आती है? पश्चिमी राजस्थान, पंजाब, हरियाणा और पूर्वी उत्तर प्रदेश। दक्षिणी भारत में न तो आंधी आती है और न ही लू चलती है, दोनों ही चीज दक्षिणी भारत में नहीं आती हैं। याद रखना। बम्बूला, बम्बूला क्या होता है? अभी हम बात करेंगे बम्बूले की। आपका बम्बूला खूब नाम सुना हुआ है, पंजाब, हरियाणा में, राजस्थान में बहुत प्रसिद्ध है बम्बूला। बम्बूला होता क्या है? चक्रवात, जिसको भूगोल में चक्रवात कहते हैं। वायु का भंवर बम्बूला कहते हैं। वायु का भंवर क्या होता है? बम्बूला। याद रखें, हमारे बम्बूले में हवाएं ऐसे चलती हैं, ये नियम है। कोरियालिस बल के कारण पवनें उत्तरी गोलार्ध में दाईं ओर मुड़ती हैं और इसीलिए भारत में बम्बूले में हवाएं एंटी क्लॉकवाइज चलती हैं। कैसे चलती हैं? एंटी क्लॉकवाइज, उल्टी चलती हैं, घड़ी की सुई के विपरीत। ये चक्रवात होता है और इसी को हम हरियाणा व राजस्थान में बम्बूला कहते हैं। क्या कहते हैं? बम्बूला। समझ में आई? पवनों की बात करें तो ग्रीष्म ऋतु में लू चलती है, आंधी चलती है, बम्बूला चलता है। दक्षिणी राजस्थान में कोई विशेष हवाएं नहीं चलती हैं। अब बात आई वर्षा की। वर्षा, आपकी वर्षा होती है कि नहीं होती है ग्रीष्म ऋतु में? तो आप कहोगे कि ग्रीष्म ऋतु में वर्षा बहुत कम होती है, कभी कभी ओलावृष्टि जरूर हो जाती है। जैसे राजस्थान में मार्च में ओलावृष्टि होती है, राजस्थान में ज्यादा होती है ओलावृष्टि ज्यादा होती है क्योंकि वहां तूफान ज्यादा बनते हैं। जयपुर में सर्वाधिक ओलावृष्टि होती है। वर्षा की बात करें तो वर्षा बहुत कम होती है। इस समय कुछ चक्रवात या तूफानों से वर्षा होती है, जिसको तूफानी वर्षा कहते हैं। जैसे अभी पश्चिम बंगाल व उड़ीसा में तेज तूफान आया है, उसने बहुत तेज बारिश की है। तो ऐसे चक्रवात आते हैं और उन चक्रवाती तूफानों के
अलग अलग जगह अलग अलग नाम होते हैं। और इसी में आप सबसे पहले देखें, एक होती है आम्रवृष्टि। आम्रवृष्टि कहां होती है आम्रवृष्टि? तो याद रखें, ग्रीष्म ऋतु वर्षा ऋतु से पहले वाली ऋतु है, और ग्रीष्म ऋतु में जो चक्रवातों से वर्षा होती है उनको अलग अलग जगह अलग अलग नामों से जाना जाता है। और उसमें एक वर्षा आपकी होती है आम्रवृष्टि, आम की वर्षा। क्यों होती है, कहां होती है? तो केरल व तटवर्ती कर्नाटक, केरल व तटवर्ती कर्नाटक में जो वर्षा होती है बौछार युक्त, उससे आम जल्दी पक जाता है और इसलिए उसको आम्रवृष्टि कहते हैं। मैं आपको यहां एक बात और बताना चाहूंगा और वो बड़े ध्यान से सुने। आम जो है ना, आम दक्षिणी भारत में आम महाराष्ट्र में उत्पन्न होते हैं, और मैंने आपको बताया भी था कि वहां अल्फांजो आम मुख्य रूप से उत्पन्न होता है। लेकिन इसके अलावा केरल कर्नाटक के भी कुछ भागों में होते हैं, मुख्य रूप से महाराष्ट्र में होते हैं। हम जितनी हमारी टेक्स्ट बुक पढ़ेंगे, जैसे बंसल वगैरह, खुल्लर वगैरह, तो उसमें लिखा मिलेगा महाराष्ट्र में आम्रवृष्टि होती है। लेकिन हमारी एनसीईआरटी कहती है कि आम्रवृष्टि कहां होती है? केरल व कर्नाटक में। तो आप भी उत्तर यही करके आए, केरल व कर्नाटक में। आम्रवृष्टि का मतलब क्या होता है? जैसे थोड़ी बौछार होंगी, आम जो है वो पक जाता है, बारिश से ही पकता है आम। जैसे पकता है तो आम पकने के कारण उसको आम्रवृष्टि कहते हैं। इसके बाद आप अगली वर्षा देखें। दूसरी जो हमारी वर्षा होती है वो होती है चेरी ब्लॉसम। चेरी ब्लॉसम, जिसको फूलों की वर्षा, फूलों की वर्षा भी कहते हैं। फूलों की वर्षा, फूल नहीं बरसते इसमें से। आप देखें क्या होता है इसमें भी, क्या होता है? केरल व निकटवर्ती, केरल व निकटवर्ती कहुआ उत्पादक क्षेत्रों में जैसे वर्षा होती है ग्रीष्म ऋतु में, तो कहुआ के फूल खिल जाते हैं, और इसलिए इस वर्षा को क्या कहते हैं? चेरी ब्लॉसम। क्या कहते हैं? चेरी ब्लॉसम। अब आप कहोगे सर कहुआ तो कर्नाटक में बाबा बुदन की पहाड़ी में होता है। मैं भी मानता हूं, सही बात है। हमारी एनसीईआरटी लिखती है कि केरल व निकटवर्ती कहुआ उत्पादक क्षेत्रों में होता है। आप 11वीं क्लास की किताब में देख सकते हो, एकदम सही बता रहा हूं। कंपटीशन एग्जाम का मतलब होता है जो किताब में लिखा है, हमारी स्कूल की एनसीईआरटी किताब में लिखा, वो हम पढ़ें तो ज्यादा सही होता है। अगली हमारी पवन होती काल बैसाखी। काल बैसाखी, वैसे इसका नाम इसलिए है काल बैसाखी कि काल बैसाखी पवन बैसाख के महीने में पश्चिमी बंगाल में मुख्य रूप से आते हैं, पश्चिम बंगाल व असम में। और बैसाख के महीने में अकाल होता है, तूफान होता है। अभी आपने देखा है अम्फान तूफान है, ऐसे वहां तूफान आता है और वो बहुत तेज बौछार युक्त वर्षा करता है, जिससे लोगों की मृत्यु हो जाती है। इसलिए बैसाख के महीने में आने वाला अकाल कहलाता है, अकाल मृत्यु के लिए कहलाता है। ये पवन असम व पश्चिमी बंगाल में वर्षा करती हैं, वर्षा करती है। मतलब ये असम व पश्चिम बंगाल में होने वाली चक्रवाती वर्षा है, तूफानी वर्षा है। अब आप कहोगे सर ये तो पश्चिम बंगाल में आती है। अब सुने, राजस्थान में जो आरटेट का पहला एग्जाम हुआ था 2012-13 में, आपको पता हो तो, उस पेपर में ये प्रश्न आया था। और उसमें क्या हुआ, यही प्रश्न पूछ लिया काल बैसाखी पवन कहां चलती है? असम और पश्चिम बंगाल दोनों आपके ऑप्शन में आ गए और राइट आंसर माना गया असम। बोर्ड ने कहा कि एनसीईआरटी यानी राजस्थान में जो किताबें चलती हैं हर जगह वही चलती हैं, उनमें यह लिखा हुआ है कि असम व पश्चिम बंगाल में चलती हैं। तो याद रखें, जबकि आपको बता दूं कि हमारी किताब में लिखा हुआ कि काल बैसाखी पवन असम व पश्चिम बंगाल में चलती हैं, और असम में इनको बारदोली छिड़ा, बारदोली छिड़ा या चाय की वर्षा कहते हैं। तो इस बात से तो यही लग रहा है कि असम में तो काल बैसाखी, असम में बारदोली छिड़ा, लेकिन उसका उत्तर माना गया असम। तो कभी प्रश्न पूछ लिया जाए काल बैसाखी पवन कहां चलती है, तो पहले नंबर पे आप असम करोगे, 2 नंबर पे पश्चिम बंगाल। एनसीईआरटी जो लिखती है वही सही है। आपको मैंने बताया था कि अभी पिछले ही रीट में पूछा गया भारत में मानसून पवन सबसे पहले कहां पहुंचती हैं। सब किताबें हमारी लिखती हैं केरल तट पे, कन्याकुमारी में। आपको पता है हमारी
रीट की भी आंसर की आई उसमें पहले केरल तट माना गया, लेकिन जब रिवाइज की आई तो उसमें अंडमान निकोबार माना गया, क्योंकि एनसीईआरटी में लिखा होता है कि मानसून पवन सबसे पहले 25 मई को अंडमान निकोबार और 1 जून को कन्याकुमारी तट पहुंचती हैं। तो आप इन बातों को बिल्कुल बारीकी से याद रखें। ये आपकी चाय की वर्षा थी। इसी के साथ हमने भारतीय जलवायु में पढ़ा कि भारतीय जलवायु में सबसे पहले ब्लेनफोर्ड ने क्या कहा, मॉर्सडेन ने क्या कहा। ब्लेनफोर्ड ने कहा कि विश्व में जितने प्रकार की विषमता विश्व में नहीं पाई जाती, अकेले भारत में पाई जाती है। मॉर्सडेन ने कहा विश्व की समस्त प्रकार की जलवायु भारत में पाई जाती है। और डॉक्टर स्टाम्प ने कहा कि भारत उष्णकटिबंधीय देश है। भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक हमने पढ़े, अक्षांश पढ़ा, हिमालय पर्वत भारत की जलवायु को प्रभावित करता है, हिंद महासागर प्रभावित करता है, समुद्र तट से दूरी करती है, समुद्र तल से ऊंचाई करती है, उच्चावच प्रभावित करता है, जेट स्ट्रीम, पश्चिमी विक्षोभ, उष्ण चक्रवात और आपकी ITCZ भारत की जलवायु को प्रभावित करती है। और भारतीय जलवायु को 4 ऋतुओं में बांटा गया, ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु, लौटते मानसून की ऋतु और शीत ऋतु। हमने आज के इस सेशन में किसको पढ़ा? ग्रीष्म ऋतु को। अगले सेशन में हम फिर पढ़ेंगे, अगले ही दिन यानी कि कल ही हम फिर पढ़ेंगे अगली ऋतुएं भारत की जलवायु में। आप लगातार जुड़े रहिए, ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि मेरे जो बाकी स्टूडेंट बचे हुए हैं उन तक भी ये वीडियो पहुंच सके और वो इस घड़ी में अपने आप की तैयारी कर सके। धन्यवाद।